जी, आप सबका स्वागत है। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए ताकि आगे बढ़ें, क्लास स्टार्ट करें। जी, करण, धीरेन्द्र, रश्मि, ऋषभ, नीरज, संगीता, विशेष, राहुल, सारथ, कुमार, पिंटू। जी, गुड मॉर्निंग आप सबको। भगवान आप सबका भला करे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी ये पहली क्लास है और मैंने पीछे की कुछ क्लासें नहीं ले पाया। आपका 1 तारीख से बैच स्टार्ट होना था, लेकिन आज से ही हम इस बैच को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बातों का आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सी बातें एक बार मैं लिखवा देता हूँ, आप समझदार हैं। देखिए यार, आपके बहुत सारे एग्जाम आने इन्हीं 2-3 महीनों में। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो आपका सीजीएल होना है, सीएचएसएल होना है ना। इसके अलावा आपकी बात करें अंकुर भाई, इसकी यूपीएससी की तो सीडीएस का एक एग्जाम होना है 8 नवंबर का। तो कुल मिला के काफी सारे एग्जाम आपके इस टेन्योर में आने लग रहे हैं। और ये जो मेरा बैच है, ये कॉन्सेप्ट सिखाने का तो बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊं और फिर प्रैक्टिस कराऊं। ये वाली चीज तो है नहीं जी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाई, अब बिल्कुल ठीक है। मैं रिकवर 100% हो चुका हूं और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वही पुरानी एनर्जी आ जाएगी जो पहले थी। बाकी भी मैं बिल्कुल स्वस्थ, 100% स्वस्थ और आप सबको साथ जोड़ने के लिए तैयार हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम जब ये बैच स्टार्ट करने लग रहे हैं तो इस बैच में हम बेसिक चीजों पे तो नहीं जाने वाले। ऐसी उम्मीद करनी पड़ेगी मुझे भी और उस उम्मीद पे खरा उतरना पड़ेगा आपको भी कि आपको बेसिक चीजें आती हैं। बेसिक का मतलब है उस चैप्टर की नीड से, है ना। देखिए यार दोस्तों, आज मैं परसेंटेज से स्टार्ट करा रहा हूँ आपको। और यहाँ उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको यहाँ 5000 सवालों की प्रैक्टिस कराएं, बिल्कुल भी नहीं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो करंट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे प्री हो या मेंस हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, किसी के भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपके कराते करंट के आए हुए। करंट का मतलब पिछले 8-10 साल तक के, ठीक है। यानी 1999 में क्या आ रहा था उसका यहाँ पे कोई रिलेवेंस तो है नहीं, लेकिन हम पिछले 8 से 10 साल तक के सारे पेपर्स के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बीच बीच में डाले हुए हैं और वो भी मैं कराऊंगा जी। टॉपिक वाइज ही कराएंगे, क्योंकि अगर हम टॉपिक वाइज ना करके अगर हम मतलब पेपर वाइज चले जाएंगे, आज ये 2018 मीन्स करते हैं, तो उसके लिए एक जरूरत ये होगी कि आपकी तरफ से तैयारी बहुत सुंदर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कह देता हूँ कि हम इस वीक में परसेंटेज डिस्कस करने वाले हैं और परसेंटेज के लगभग इतने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी छोटी बहुत बारीक चीजें हैं। आप उन सारी बारीक चीजों को अच्छे से तैयार कर लेंगे जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी वहां पर। और मुझे लगता है 24 घंटे भी अगर प्रॉपर दिए जाएंगे तो आप उस चीज को पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। अगर मैं एक पेपर कराता हूं तो आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज आपकी होंगी नहीं, मैं अपनी तरफ से चीजें बताया जाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर से निकलती चली जाएगी, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज ही बेहतर समझता हूं करना। हाँ, जब हमारा बैच खत्म हो रहा होगा तो वहां हम पूरा पेपर लेके भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे जो अप्रोच रहेगी वो मेनली एक ही रहेगी कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि मैं मैक्सिमम अभी अपडेटेड जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के वो सारे कराने लग रहा हूं, बाकी और उसमें क्या क्या लेवल इंक्रीज हो सकता है वो सारी चीजें कराने लग रहा हूं। तो अप्रोच वही रहेगी, दिमाग में सोच वही रहेगी कि इस क्वेश्चन को पेपर में मुझे कैसे करना था। लेकिन ये कोई डेमो क्लास है नहीं, इस बैच में भी केवल वही बच्चा है जिन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए यार, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। और ऐसी उम्मीद आप खरी उतरेंगे, ऐसी उम्मीद करके आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आएंगे जो जैसे परसेंटेज ही चल रहा है तो परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे। अगर मैंने मान लीजिए फ्रैक्शन ना परसेंटेज लिखा 8 से 1/3%, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इसकी फ्रैक्शन क्या है। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि 8 से 1/3% कितने के बराबर होता है, मैं उसको समझाऊं। मैं आपको ये बात बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या रहती है। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि बातें आपको आती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल सही बताया, मैंने इसीलिए जगह खाली छोड़ी थी ताकि आप क्लिक करें, है ना। तो ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा ये चीजें आपको आती हैं। अगर मान लीजिए इलेक्शन के टाइप के क्वेश्चन चलने लग रहे हैं तो मैं मान के चलूंगा कि इलेक्शन के टाइप के सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, है ना। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेन डायग्राम की, तो मैं मान के चलूंगा कि वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन आपने पहले से तैयार करके, मैं ऐसा मान के चलूंगा। कुछ चीजों की जरूरत आपको परमानेंटली हर चैप्टर में पढ़नी है। देखिए चैप्टर मिक्सचर एंड डेलीगेशन, और ये बातें हम आज ही डिस्कस कर रहे हैं, आगे शायद डिस्कस ना कर पाए, तो आप इन चीजों को बड़े ध्यान से देखिए। यार मैं परसेंटेज अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो इसका 90% हिस्सा कंप्लीट करा पाता हूँ मैं। क्या कोई भी एक अच्छा अध्यापक होगा तो इतना ही प्रतिशत आपको पढ़ा सकता है। पीएनएल पे आएंगे, वहां पे भी लगभग 90% हिस्सा कवर होता है। सीआईएसआई पे आते हैं तो लगभग 95% हिस्सा कवर होता है और आगे ही हम ऐसे बढ़ते रहते हैं। ये सारे के सारे जो चैप्टर है मेरे बच्चे, ये सारे के सारे 100% कब होते हैं जब आप मिश्रण को समझ लेते हैं। यानी जब आप मिक्सचर एंड डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में जान लेते हैं, तब जाके आपका परसेंटेज 100% तैयार होता है ना। अब चूंकि ऐसा है नहीं कि मैं अगर यहाँ कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज का तो उसे सिर्फ परसेंटेज के ही तरीके से बताना उचित समझूंगा। अगर मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड डेलीगेशन से एक्सप्लेन करना बहुत आसान है तो मैं आपको साथ ही साथ उसे भी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को शुरुआत में दिक्कत है क्योंकि अभी वो उन चीजों को नहीं जान रहे होंगे और वो मुझ पर एक एलिगेशन लगा सकते हैं कि जब आप परसेंटेज कह रहे हो तो हम सिर्फ परसेंटेज ही तैयार करके आ रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ सवाल अब क्लियर नहीं होंगे, मिक्सचर एंड डेलीगेशन के चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, चीजें अपने रास्ते पे चलते चलते आराम से क्लियर हो जानी। दूसरी बात, वैसे भी आपके बैच में भी ये सारी चीजें कंप्लीट तभी मानी जाएंगी जब आप ये पढ़ लेंगे। एक पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस यहाँ करना चाह रहा था और वो पॉइंट ये कि मेरे दोस्तों, अब आप आज कर क्या लीजिए, 1 से लेके और 50 तक के स्केल याद कर लीजिए। आप यहाँ क्लास में दौड़े मजे लेते थे और कहते थे 1 से 24 तक के वर्ग याद कर लो। बिल्कुल ऐसा ही है कि क्लास में तो मैं 1 से 24 तक ही कहता था, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो 1 से 50 तक के स्केल याद कर लीजिए, आपके काम की चीज है, ठीक है। और 1 से 20 तक के क्यूब भी याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट से सिखाने की बात नहीं है, यहाँ पेपर में क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सोल्व करने की भी बात है ना। तो वहां मुझे इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत मुझे 1 से 25 तक के स्क्वायर की पड़ेगी, लेकिन आप पढ़ लेंगे, एक पेज पे लिख लेंगे तो हर जगह काम आना बुरा आपके साथ नहीं होगा, कहीं ना कहीं फायदा होगा ना। तो ऐसा मत सोचिएगा। दूसरी चीज ये कि आपको डिजिटल सम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना जरूरी ही जरूरी है। डिजिटल सम पढ़ना जरूरी है। अब आपका डिजिटल सम हमने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ रखा है तो 1-2 घंटे की क्लास है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आज आपके बैच में डलवा दूंगा, दूसरे बैच में मैंने पढ़ा रखी है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, उसका बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि ऑप्शन उसी के थ्रू सॉर्ट आउट होते हैं। दूसरी चीज ये कि आपको स्क्वायर रूट निकालना, और स्क्वायर रूट निकालते हो तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, और सेम ऐसे क्यूब रूट कैसे कैसे निकालते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होने चाहिए। आप कहेंगे तो इन दोनों की वीडियो आज मैं निकलवा के कौन सी क्लास में मैंने पढ़ा रखी है दोनों चीजें मैं वो अपलोड करा दूंगा आपके बैच में ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, आपके पैसे दे रखे हैं तो आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा जब आपके पास समय हो। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में? तीसरी बात, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्त कि ये जरूरी नहीं है, देखिए चूंकि ये डेमो नहीं है और यहाँ वो बच्चा नहीं है जो डेमो लेने बैठा हुआ है, यहाँ सारा वो बच्चा है जो प्रैक्टिकल जानना चाहता है, प्रैक्टिकली पढ़ना चाहता है और इस प्रैक्टिस बैच का फायदा लेना चाहता है, एग्जाम क्रैक करना चाहता
जरूरी नहीं है कि हर ही सवाल 5 सेकंड में हो। हमें इस बात को भी दिमाग में लेके चलना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सवाल 5 सेकंड में हो। मैं पहले ही बता के चलूं, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो 20 से 25 सेकंड लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा भी अटक के आता है जो आपका 1 मिनट भी खराब कर सकता है, ठीक है। कारण क्या है दोस्तों, मैं चूंकि अभी एक सप्ताह छुट्टी पे था, क्योंकि मुझे कोरोना था, तो मैं घर पे ही था, तो मैंने लगभग हर एक चैप्टर के क्वेश्चन देखे। ये 33 वाली किताब है और इसमें आज तक के हमने सारे क्वेश्चन शामिल कर रखे हैं। बुक परचेज नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी यहाँ कराएंगे। तो मैंने करंट के सारे क्वेश्चन उठा के देखे पिछले 10 साल के, तो बहुत जगह मैंने ऐसा पाया कि जो एग्जामिनर है वो बहुत कुत्ती चीज हो गया। कुत्ती चीज कैसे हो गया? उसने ऑप्शन दे रखे हैं, उसने ऑप्शन दे दिए और ऑप्शन दे दिए 6, 7, 6.5, 6.8 ये ऑप्शन दे दिए और हम इन ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं। हम इन ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर का, हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, डिजिटल सम का, हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, यूनिट डिजिट का। लेकिन सवाल का उत्तर जो गलत है वो हमारा सेट हो जाता है और उसे हम उत्तर दे आते हैं, जबकि उत्तर गलत आता है। जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि एग्जाम में बड़ी कुत्ती चीज हो गया आज के समय में, और बहुत तेज तर्रार हो गया है। उसका कारण ये है कि मैंने एक में नहीं बहुत सारे ऐसे सवालों में ऐसा पाया है कि उत्तर आ रहा है 6.3, 5, 8, 4, 9, 7 ऐसे कुछ करके आंसर आ रहा है और उसने ऑप्शन में लिख रखा है 6.3। अब मैं तो सारा यूनिट डिजिट 6.3 पे समझ के लगाता चला जा रहा हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। हम केवल आज ही ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जब हम सीधा एक बार ट्रेन चलाना शुरू करेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, है ना। तो फिर हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। राहुल भाई बार-बार 5 सेकंड लिखने का क्या अर्थ है आपका? ये क्वेश्चन 5 सेकंड में, जी बिल्कुल 5 सेकंड के 500 हिस्से में भी सवाल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा समय भी लेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ऐसा बहुत जगह होता है कि ये मेथड फेल होता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको ये चीज कह रहा हूं कि ऐसा बहुत जगह होता है कि ये मेथड फ्लॉप हो जाता है, डिजिटल सम फेल हो जाता है, क्योंकि डिजिटल सम से मेरा आंसर आ रहा है मान लीजिए 6.5 सेट है, लेकिन ऑप्शन में उसने करेक्ट आंसर तो लिखा ही नहीं है लास्ट डिजिट तक। तो उसने तो इतना बड़ा आंसर ऑप्शन में लिखा ही नहीं, उसने उठा के 6.3 लिख दिया या 6.4 लिख दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वहां पे ऑप्शन से जाने पे ऑप्शन हम डिजिटल सम क्या पकड़ेंगे? हम तो अंकों का योग देखेंगे ना। अगर पूरा आंसर लिखा रहता है डेसिमल में तब तो मैं योग निकाल के फिर उसके हिसाब से डिजिटल सम से सेट कर देता या यूनिट डिजिट से सेट करता या और जो उसमें कॉन्सेप्ट लगे होते हैं उसके साथ सेट करता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है और बहुत सारी जगह नहीं, बहुत ही ज्यादा जगह मेथड फ्लॉप होता है। और मैंने इस पूरे एक हफ्ते में ये सारी चीजें महसूस की कि ऐसी ऐसी गलतियां बच्चे से हो रही है। बच्चा अपने आप में बहुत चतुर होता है और टीचर ही वो चतुराई उसको देता है कि कैसे सवाल ना आते हुए भी आप इसे 1 सेकंड में सोल्व कर दें। लेकिन कई बार वो 1 सेकंड में जो सोल्व किया हुआ सवाल है वो आपकी तरफ से बिल्कुल सही उत्तर है, टीचर की तरफ से बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन पेपर में वो गलत उत्तर है। कारण क्या है कि जब भी वो ऑप्शन में एक्यूरेट आंसर ना देके और बिना अप्रोक्सीमेट बोले अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता है तो दिक्कत आती है और एसएससी ऐसा कर ही देता है। तो मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको पहले दिन से बात क्लियर कर दे रहा हूं मेरे बच्चों कि ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल में हम ये अप्रोच अपनाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे ये अप्रोच नहीं अपनाई जाएगी, कुछ जगह इन अप्रोच को अपनाने से तुक्का भी होगा, ठीक है। क्योंकि पेपर बनाने वाला जानता है कि उसे मेरी कौन सी ट्रिक फेल करनी है, तो जो वो मेरी ट्रिक फेल करना चाहता है वो फेल कर देगा, क्योंकि उसको ड्राफ्ट करना, क्वेश्चन को ड्राफ्ट किसी भी तरीके से करना है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करना बिल्कुल एक डिफरेंट आर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करना एक डिफरेंट आर्ट है। यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली आर्ट सीखेंगे। लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली आर्ट के लिए आपको इतनी बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी समझाया कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा तंत्र होता नहीं है, बहुत ज्यादा वजन होता नहीं है, बहुत आसान से चैप्टर होते हैं और उनमें से एक चैप्टर है परसेंटेज। इसमें बहुत ज्यादा वजन है नहीं। मैंने इसके पीछे के सारे एग्जाम उठा के देखे जितने भी सालों के पेपर हैं और मैंने हर एक क्वेश्चन में देखा है कि बेसिक मेंटल कैलकुलेशन है, बिना किसी ट्रिक अप्लाई करे भी आप हर एक सवाल को 5 से 7 सेकंड में खत्म कर सकते हैं, बिना डिजिटल सम और ये लगाए वो लगाए। अगर आप वो बाकी कॉन्सेप्ट भी दोहराते हैं तो वहां पे आप ज्यादा समय लगा देंगे। अगर आप परसेंटेज जैसे चैप्टर के क्वेश्चन को जिसमें लैंग्वेज बहुत बड़ी ना हो, बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ना हो, एक सिंपल लैंग्वेज हो, सिंपल बात हो, तो वहां सवाल को ज्यादा आसानी से कर लेंगे। चाहे बात एनटीपीसी की हो, चाहे बात ओसीडीएस की हो या बात किसी भी एग्जाम की हो, ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह रहेंगी, है ना। सर धुंधली धुंधली दिख रही है? नहीं, धुंधली तो नहीं दिख रही होनी चाहिए यार, चीजें तो साफ आपके नेट में हो सकता है, दिखा दो, ठीक है। तो घबराना नहीं है भाई, मेहनत करके समझते चले जाना। दिमाग से एक चीज जरूर हटानी है कि हर सवाल तुक्केबाजी से नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये 100% गारंटी रहेगी कि हम प्री के 25 सवालों को 15 मिनट में घेर घोट के बड़े प्यार से कर लें। मींस में 100 क्वेश्चन जो है वो लगभग हमारा 1.25 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा और उतने में इजीली क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। लेकिन अप्रोच सही होनी चाहिए। हर सवाल में अगर हम 5 सेकंड की अप्रोच लगाने की सोचेंगे तो बहुत जगह दिक्कत आएगी। आपके सामने सवाल है, अभी जितने भी क्वेश्चन आने लग रहे हैं ये एसएससी सीजीएल मींस 2019 के क्वेश्चन है, जो लास्ट हमारा एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2019 मींस के क्वेश्चन है, ठीक है। आप हर एक सवाल पे टाइम लीजिए और कोशिश करिए कि बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन को क्रैक आउट किया जा सके, प्लीज करिए। और जहां मुश्किल कैलकुलेशन हो वहां हम सारे कॉन्सेप्ट दोहराएं, जहां आसान आसान बातें वहां हमें सब दोहराने की जरूरत नहीं। जी सनी भाई आज ही मैं डलवा देता हूं, बेटा करो ना, क्या नाम है, पीयूष लिख ले। डिजिटल सम की वीडियो इसी बैच में आज अपलोड करवा देना, ठीक है। बात समझ गया? और स्क्वायर रूट क्यूब रूट की जो शाम वाला बैच है या 5 से 6.5 वाला बैच उसमें और रखी ना, तो वहां से वो वीडियो उठा के इस बैच में अपलोड करा देना, ठीक है। ताकि बच्चा सीख ले। आइए मेरे दोस्तों, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आज 2019 मेंस और प्री वाले कराने लग रहा हूं। जितने भी 2019 में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए सारे के सारे उनकी बारी है, उनको कंप्लीट कराऊंगा। ध्यान एक बात का रहे, जरूरी नहीं है कि हर सवाल में हम डिजिटल सम और ये सब फंडे दोहराएं। जहां जरूरत है वहीं दोहराएं, जहां कैलकुलेशन हल्की सी है वहां दोहराएं, जहां है ही नहीं वहां क्यों परेशान हो, है ना। तो जरा ये सीधा सीधा देखिए। कहता है 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। एक बार हिंदी माध्यम के छात्र भी और अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी सवाल को पढ़ लें और जितनी गहराई से हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों को यहां पढ़ना सीख लेंगे उतने ही सिलेक्शन के चांसेस यहां बढ़ते चले जाएंगे। तो कोशिश करिए सीखने की। आज यार मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सीखिए, सुनिए। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त अप्रोच कई सारी लगानी होती है। अगर मान लीजिए ये सवाल, वैसे ये सवाल सीजीएल 2019 मेंस का, ठीक है। ये पेपर क्वेश्चन में है या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रखा है और मान लीजिए मेरे पास सवाल पढ़ने का ही समय है, उससे आगे करने का कोई समय है ही नहीं और मुझे तुक्का ही लगाना है। कई बार ये जरूरी नहीं है कि हम 100% सही करें, हम ऐसी हालत में हो ही नहीं पाते, हमारे पास इतना समय बच ही नहीं पाता कि सही कर पाए उसको सोल्व कर पाए, तो हमें तुक्का लगाना भी आना चाहिए। और यहाँ पर चूंकि डेमो नहीं है, सारे वो बच्चे बैठे हैं जो जिनका मुझ पर विश्वास है, तो मैं हर तरीके से सिखाता हूं कि तुक्का लगाना हो तो किन में तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 5 सेकंड है तो आपको कैसे जाना चाहिए, आपके पास पूरा 30 सेकंड है तो कैसे जाना चाहिए, मैं सारी अप्रोच समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ तुक्का लगाने पे और मेरे पास सवाल पढ़ने के अलावा मात्र 1 से 2 ही सेकंड है तो कैसे किया जाए, ध्यान दीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा कि यार y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, यानी y का 1/4 का 30% निकालो फिर उसका 2.5 गुना करो, तब वो x
के आधे का 25% के बराबर आता है। इसका मतलब x की वैल्यू बड़ी होगी, y की वैल्यू छोटी है, तो ये पूछ रहा है कि x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो बात है कि x y से बड़ा है, छोटा तो नहीं है। हाँ ना, क्यों बड़ा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि x के आधे का है 25%, y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना करके उसके बराबर आता है, तो यानी x तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो अधिक वाला आएगा क्योंकि x बड़ा है। तो ना तो मेरा b आंसर हो सकता है, ना ही मेरा d आंसर हो सकता है। मुझे तुक्का भी लगाना है तो मात्र 1 सेकंड में तुक्का लगाऊंगा a और c में से कि कौन सा सही कौन सा है, ठीक है? ये तो पहली चीज। लेकिन अगर मेरे पास 5 7 10 सेकंड भी है तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि x के आधे का 25% y के 1/4 के 30% के 2.5 गुने के बराबर है। ये कैलकुलेशन भाई परसेंट से तो मतलब ही नहीं होता, आप समझते हैं इस बात को? अरे हाँ है ना, पॉइंट से 0 हटेगा, पक्का 25 से 25 कटा, 2 दूनी 4 आया, ये आया x बटे y बराबर आया 3/2। और यही तो पूछ रहा है x और y का रेशियो क्या है, यही तो पूछ रहा है। यही तो कह रहा था x y से कितना कम या ज्यादा था, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2, तो x y से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 ज्यादा किससे, y से, y यानी 2, तो 1/2 कितना होता है 50%, तो आंसर आ गया 50%। देखिए हाँ है ना, धुंधली दिख रही है सोमू, अभी भी धुंधला नहीं, ठीक है बेटा, इंटरनेट की दिक्कत है, आप एक बार अपने मोबाइल को मतलब क्लास को बंद करके दोबारा ऑन करके देख लो, फिर सही आ जाए। देखिए समझे, फिर से समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन किस ईयर का बता चुका हूं, आप चेक करना चाहें गूगल से चेक कर लें, अदरवाइज जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद आपको मिल भी जाएगी, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा था 25% ऑफ हाफ ऑफ x, x के आधे का 25%। जब दोनों जगह परसेंटेज है तो आपको 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 यहां पे भी लिखनी पड़ेगी, यहां पे भी, और वो दोनों जगह कैंसिल आउट हो ही जानी, तो फर्क क्या पड़ा, हाँ है ना? कहता है ये जो चीज है बराबर है y के 1/4 के 30% के 2.5 गुने, यानी y का चौथाई का जो भी 30% होगा उसके 2.5 गुने की बात, ये वाली वैल्यू बराबर, हाँ है ना? इसको और भी तरीके से उड़ा सकते हैं, लेकिन जब सवाल खुद ही 5 से 7 सेकंड मैक्सिमम ले रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डॉक्टरेट करने की भी जरूरत नहीं है ना? आसान चीज है, आसानी से समझ के आगे बढ़े। जब मुश्किल होगा, जब कुछ कैलकुलेटिव होगा, वहां सवाल में बंद होना। ये भाई रेशियो का सवाल डल गया, इसको मार देते हैं, बोलिए यहां पे आ जाइए, पढ़ो जी सवाल। सवाल को पढ़ने की आदत डालिए भाई, एक से दो बार पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए जब आप परसेंटेज वाला चैप्टर खत्म करके सीआई एसआई में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, वहां सच मायने में ऑप्शन से खेलने में मजा आएगा, क्योंकि परसेंटेज में इतने आसान सवाल दे रखे हैं कि ऑप्शन से खिला के भी कोई क्या कर ले, सवाल अपने आप में 4-5 सेकंड में हो जा रहा है। और जब कोई चीज 4-5 सेकंड में हो जा रही है तो ऑप्शन से दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कोई माइकल टीचर नहीं बिना सवाल पढ़े उत्तर बता दे, ठीक है जी? डाटा एटलीस्ट आपको एक बार टैली करना पड़ेगा। हाँ, जहां कैलकुलेशन मुश्किल आएगी वहां दिमाग दौड़ा देंगे ऑप्शन से। कह रहा जी तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत कितने परसेंट कम हो जाती है, तो इसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? द प्राइस ऑफ एन ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%, हाउएवर इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 30%, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन, देखो यार, कहता जी तेल की कीमत 20% बढ़ गई, माने 5 से 6 होगी तेल की कीमत, और कह रहा जी क्या कंजम्पशन इतनी परसेंट घट गई तो इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी जी? 12, 1/12। अरे बोल दो कितनी होती है? 1/12, हाँ है ना? इसका मतलब 12 से कितनी हो गई जी? 11, ये कह रहा है ना? तो कह रहा जी इसके खर्चे में बताओ, तो भाई समझो 5 12 5 60 और 11 6 66, तो खर्चा बढ़ गया कितना? 6 6 का बढ़ना 60 पे, यानी 1/10 1/10 माने 10% बढ़ गया, तो डी आंसर आ गया, हाँ है ना? बात आ रही समझ में? बिल्कुल। अब बात आती है जी इसको क्या ऑप्शन से नहीं कर सकते, डिजिटल समझ नहीं, अरे यार बहुत कुछ कर सकते हैं, इस सवाल की जान भी ले सकते हैं हम चाहे तो। लेकिन जब सवाल खुद ही 4-5 सेकंड में निकल जा रहा है और पेपर का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, तो फिर क्यों इसके साथ उंगलबाजी करी जाए? समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है हर एक में उंगली तोड़ी जाए। अगले चैप्टर में वहां बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, वहां मजा आएगा करने में। ये सवाल इतने आसान होते थे, इसमें करेंगे क्या? ठीक है देखिए जो भाई नहीं समझ पाए, कह रहा जी प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%, कहता तेल की कीमत 20% बढ़ गई, माने डिटेल में अगर मैं बताऊं तो ऑयल अगर पहले 5 रुपए लीटर था तब हो गया भैया 6 रुपए लीटर, हाँ है ना? और कहता है इसकी जो कंजप्शन है वो 8 से 1/3% घट गई, यानी 12 का 8 से 1/3% घट गई, माने कंजप्शन अगर 12 थी तो 1 घट के हो गई 11। मान लो कि 12 लीटर पहले परचेज हो रहा था तो हो रहा है 11 लीटर, तो ये खर्चा पहले 5 रुपए के हिसाब से 12 लीटर 60 का आता था, अब 6 के हिसाब से 11 लीटर 66 का आ रहा है, तो 6 का इंक्रीज किस पे? 60 पे, तो 6/60 1/10 1/10 यानी 10%, है ना? आलोक भाई बेस्ट ड्यूरेशन क्या होगी? मुझे 5 से 7 दिन का टाइम दे दें, उसके बाद मैं आपको ड्यूरेशन बता पाऊंगा, ठीक है? अभी मुझे भी नहीं पता कि ड्यूरेशन कितनी लगेगी। दूसरी बात ये कि आप लोग पढ़ रहे हैं, इतने भी मूर्ख ना बनिए कि इस तरह से चीजों को लिख के किया जाए, हाँ है ना? आपके मन में ही ये बात तय होगी कि 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, तो मन में देखें 12 5 60 हो गया, 11 ना, और यहाँ 11 6 66 हो गया, 60 66 6 का इंक्रीज 66 60 पे, तो 1/10 आ गया, नहीं 10%, ठीक है? थोड़ी प्रैक्टिस करें, और दोस्तों बुक्स को पढ़ने के बाद डालिए, इतना ऑनलाइन भी ना हो जाए कि सब कुछ ही ऑनलाइन हो जाए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से तो आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है, जो भी बुक्स आपके पास ऑफलाइन में अवेलेबल है, हाँ है ना? मान लीजिए मेरे पास ये कोई बुक है अवेलेबल है, ये वाली कोई बुक है और ये अवेलेबल है, तो मैं कुछ नहीं करूँ, एक पेंसिल लेके बैठो और क्वेश्चन पढ़ो, जो समय लगाना क्वेश्चन में ही लगाने की आदत डालनी, लिखने की आदत नहीं डालनी, चाहे 40 सेकंड लगे चाहे 50 सेकंड लगे, मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कम से कम लिखा जाए या ना लिखा जाए, और उसकी फिर प्रैक्टिस करें, ठीक है? इसके थ्रू बहुत सॉलिड इंप्रूव हो जाएंगे। आइए सॉरी मैंने पढ़ा नहीं सॉरी, कहता बसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाए, उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ जाए। देखो यार दोनों ही चीजें बढ़ा दी, कहता टाइम भी 15% बढ़ा दो और वेतन भी 20% बढ़ा दो, तो दैनिक आय में कितनी बढ़ोतरी घटोतरी हो जाएगी बताना, मतलब कितनी बढ़ती लगाइए दिमाग, फिर मैं कहता हूँ किशोरी कुछ ऐसा कर कमाल। देखो यार जो स्टूडेंट थोड़े से समझदार होंगे 1 सेकंड में आ गए होंगे, क्योंकि x + y + xy 100 लगाया होगा, 15 20 35 15 दूनी 30 30 35 3 38 38% आंसर आ गया। जो नहीं समझ पाते वो बताओ 15% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 15% होता है 5% 1/20, तो 15% 3/20, हाँ है ना? यानी ये तो कह सकते हैं 20 से 23 हो गया भैया, और वो 20% बढ़ गया, यानी 5 से हो गया 6, तो 20 5 100 आया भैया, और 23 6 36 18, 6 दूनी 12 138, तो 100 से 138 कितना इंक्रीज? 38, 100 पे 38 का इंक्रीज मतलब 38% इंक्रीज होना, हाँ है ना? पक्का? आइए तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज ये फार्मूला होता है भैया x + y + xy / 100, तो एक 15 था एक 20 था 35 तो उतर आएगा, यानी 35 से तो बड़ा ही आंसर होना था, और 15 गुना 20 कितना होता है? 300/100 यानी 3 35 3 38 सीधा सी आंसर। क्लियर है? अब आपका ये फार्मूला कौन सा है, क्या है? तो भाई ये कांसेप्ट है जो आपने क्लास में सीख रखा होगा, जी पढ़े। पढ़िए दोस्तों, देखो पेपर के क्वेश्चन है जहां सवाल में एक पैसे का भी दम होगा, पूरी जान झोंक देंगे, लेकिन सवाल ही इतने आसान है इनके कि खुद ही हो जा रहे हैं, तो फिर क्या दिमाग दौड़ाए?
कहते हैं परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किए। यदि ए और सी को 272 अंक अधिक है ए के सी से, तो बी को कितने मिले? तो आपने एक चीज गौर की होगी इस क्वेश्चन में कि मजे लेगा आपसे। आपने कैसे मजे लेगा? मजे ये लेगा कि किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। इस लाइन का पूरे सवाल में कोई अर्थ नहीं है। सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी, इस बात का सवाल में कहीं कोई यूज नहीं है। आपने कैसे यूज नहीं है? इसलिए यूज नहीं है क्योंकि चार आदमी है, ए बी सी डी, चार। यहाँ रिलेशन ए और सी में देना है और उत्तर बी का बताना है। डी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, तो डी तक क्यों जाना? हमें सिर्फ एबीसी को पकड़ना, उतने की औकात समझ लेंगे। अगर आप रेशियो जानते हैं और रेशियो की बात को अगर आप गहराई से समझते हैं, तो कह रहा है ए ने बी से 10% ज्यादा नंबर लाया और बी ने सी से 20% अधिक है। तो बी ने सी से 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5 होते हैं, मतलब जानते हो नहीं बातें? तो सी को अगर 5 मिले हैं तो बी को मिले होंगे 6 भाई। अरे कुछ तो बोल दो बताओ। बी ने सी से 20% अधिक लिए, हाँ ना? और कह रहा है ए ने बी से 10% अधिक लिए, यानी बी ने 10 लिए होंगे तो ए ने 11 लिए होंगे। ये बात जानते हो कि नहीं जानते? रेशियो निकालना, अरे कुछ तो बोलो। जानते हो? अब रेशियो निकालना आता है, इक्वेट करना। इसे 6 से गुणा कर दो सबको, इसे 10 से गुणा करो तो ये आएगा 66, ये आएगा 60 और ये आएगा 30, अरे सॉरी 50। तो भाई 50 और 66 का डिफरेंस निकालोगे 16, और 16 यूनिट दे रखा है 272। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है कितना? 16 कम 16, 16 7 112, 1 यूनिट की वैल्यू 17, पूछ रहा है 60 यूनिट। तो 60 गुना 17 करेंगे तो 17 6 102, 1020 हमारा उत्तर। 1020 हमारा क्या आ गया जी? उत्तर आ गया। एक बार समझो, फिर दोबारा से इस चीज को बताता हूं। सॉरी, देखिए फिर से समझाता हूं, नीचे थोड़ी जगह कम बढ़ गई। मैं कह रहा था कि सवाल में डी से कोई संबंध ही नहीं है, तो लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यार दोस्तों, सवाल ये कह रहा था कि भाई ए को बी से 10% ज्यादा नंबर मिले, यानी से 10 मिले तो इसे 11 मिले, और बी को सी से 20% ज्यादा मिले तो इसे 6 तो इसे 5 मिले। यहाँ से रेशियो निकाल लेते थे, ये आया 66, ये आया 60 और ये आया 50। अब कह रहा था ए को सी से कितने ज्यादा मिले हैं जी? 272। तो 66 यूनिट, 66 और 50 का डिफरेंस आया 16, 16 यूनिट 272, 1 यूनिट निकाला 17, तो 60 यूनिट पूछा था, बी की वैल्यू पूछी थी, तो 60 गुना 17 आया 1020। तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब आ गया। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते थे, लेकिन जल्दी में दिक्कत क्या है कि ऑप्शन हल्का सा समझदारी वाला बना के निकल गया। आप कहें कैसे? आप कहें कैसे? तो कैसे का मतलब ये है कि आप यहाँ क्या लेके चल रहे हैं? 60। हल्का सा बना समझदारी वाला काम हो रखा और कुछ भी नहीं। यहाँ क्या है? 60, हाँ है ना? थोड़ा समझदार बनना। आपको रेशियो तो निकालना आना ही चाहिए, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई दिक्कत है। मतलब ये ऐसी चीज है भी नहीं कि मैं कुछ भी रेशियो लिखूं आप ना निकाल पाए एबीसी का। ये 2 3 4 भी लिख देता हूं मैं यहाँ। तो इसमें कौन सी बड़ी चीज रेशियो निकालने में? 5 दूनी 10 आया, 5 3 15 आया, 3 4 12 आया। ये चीजें तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये बात तो पता चल गई कि बी की वैल्यू 60 होगी, 60 यूनिट होगी, हाँ है ना? बी की वैल्यू 60 यूनिट होगी, पक्की बात है। अगर बी की वैल्यू 60 यूनिट होगी तो इसका मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा वो 60 गुना समथिंग आ रहा होगा, हाँ है ना? 60 गुना समथिंग आने लग रहा होगा मेरा उत्तर। तो 1% चांसेस है कि मेरा जो भी उत्तर हो वो 60 का मल्टीपल हो, 60 का मल्टीपल यानी 60 से भाग होने वाला हो। 60 से भाग कौन सी संख्या जाएगी भाई? कोई भी नंबर 60 से कब डिवाइड जाएगा? जब उसका आखिरी अंक 0 हो और बाकी जो हो 6 से भाग होता हो। भाई ये कोई नंबर है और ये 60 से डिवाइड करना है, तो 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 6 गुना 10, तो यानी 0 होगा तभी 10 कटेगा और जो बाकी नंबर बचेगा 6 से भाग जाना चाहिए। तो मुझे कोशिश ये करने की देखनी है कि भाई मेरा 60 से कौन सा नंबर भाग जा रहा है। तो मैं इस नजरिए से इसको हटा दे रहा था, इसको हटा दे रहा था, जान ही रहे 85, 0 हटाने बाद 85 भाग जाएगा, नहीं बचा 1020 यही भाग जा रहा होगा, है ना? मैं ऐसे भी ना दौड़ूं तो डायरेक्ट भी वैल्यू निकालूं, उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, तो भी आसान था। ठीक है जी, आइए आगे। देखिए थोड़ा सा समय लगता है चीजों को टैकल करने में, हो जाएंगे, लेकिन ये सवाल थोड़े से भी कैलकुलेटिव होना तो ऑप्शन से या कोई दूसरी ट्रिक अपनाने में, समझाने में मजा है। लेकिन सवाल आसान जहां होते हैं वहां साइड वाला रास्ता भी पकड़ोगे ना तो भी उतना ही टाइम लगा देता। करिए। कहते हैं द प्राइस ऑफ पेट्रोल। अच्छा पढ़िए पहले। हाँ देखिए, मैं जो आपको कह रहा था यही कहानी कह रहा था कि ये साला बहुत देने लगा आजकल, सबसे निकटतम पूर्णांक में। अब लगा ले यार डिजिटल सम कौन सा लगेगा? नहीं लगेगा ना, स्क्वायर रूट ना कुछ। यहाँ पे एप्रोक्सीमेशन ही लगाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन ये सवाल आसान उतने जाने की जरूरत नहीं, ध्यान दो। कहता है जी कीमत 19% बढ़ गई तो खर्चा 19% बढ़ जाना है, यानी खर्चा 100 से 119 हो जाना है। और कह रहा है जी खर्चा केवल 12% बढ़ाना है, नहीं करना 112 है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी भाई? 7 की। तो 7 की कमी 119 पे, है ना? ये था ना भाई। If the price of petrol increase by 19% and Sunita intends spends only on additional by what percent should be reduced? तो 7 बटे 119 आ जाएगा, 17 7 119 1/17 आ गया, 1/17। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए यार। अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू याद नहीं तो दिक्कत है। देखो फिर से समझाता हूं जिस भाई को नहीं आया। वैसे ये टाइप आज 6:30 8 वाले में आज ये टाइप होगी, मैं कराऊंगा आज। कहानी ये है कि ऐसे सवालों में डिटेल बता रहा हूं मैं। खर्चा 100 मान लेते हैं, जैसे ही कीमत 19% बढ़ी तो खर्चा भी 19% बढ़ गया, 119 हो गया। खर्चा करना है 12% इंक्रीज यानी 112। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 7 की कमी करनी पड़ेगी। 7 की कमी किस पे बाबू? 119 पे। तो 100 पे कितना? 17 7 119 1/17 होता है 5 सही 15/17। अब ये लगभग किसके आएगा? तो ये लगभग 5 के आएगा, लगभग 6 के आएगा। तो आप कहेंगे लगभग 6 कितना है ना? अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इसको लिख के नहीं कर रहा होता, मैं इसको सिर्फ इतना लिख रहा होता कि यार खर्चा कीमत बढ़ रही है 19%, है ना? तो समझो खर्चा 119 हो रहा है, करना 112 यानी 12% यानी 7 की कमी 119 पे। ये तो सीधा सीधा पढ़ा भी मिल गया। 17 7 119 यानी 1/17 बनना, 1/17 परसेंटेज में पढ़ रखा है 5 सही 15 बटे कितना होता है 17। तो उत्तर लगभग मेरा 6 पे आएगा। तो सीधा डायरेक्ट मेरा आंसर 6 आ जाता है ना? मात्र 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन है। सन्नी कह रहा 7 7 नहीं ढक्कन 6। ओ भाई सर खर्चा 50 माने तो गणेश भाई तो 50 को 5 मान ले, कौन मना कर रहा है? पेपर में तो तुझे सोल्व करना है। तो ये बता कि 19% अगर खर्चा बढ़ रहा था तो 19% की फ्रैक्शन क्या बनती थी? 19/16। तो बेटा 100 मानना ज्यादा आसान होगा। 50 मानोगे तो आपका आ जाएगा 9.5। पॉइंटों में कैलकुलेशन क्यों झेली जाए?
कितना परसेंट बनी, तो आप सीधा डबल कर दो तो ताकि 100 से सीधा सीधा टैकल हो जाए। 50 दूनी 100, 19 दूनी 38 यानी 38%। लेकिन अगर मैं 500 पे 19 लिख दूं और अब आपसे पूछो कि बताओ बेटा 500 पे कोई चीज 19 है तो 100 पे कितनी, तो फिर आप 5 से भाग मत दो, क्योंकि अगर आप 5 से भाग दोगे तो पॉइंट में थोड़ा टाइम लगाओगे। आप इसका डबल कर दो, 1000 पे कितनी आ जाएगी 38, और कोई चीज 1000 पे 38 है तो 100 पे कितनी होगी। देखो कोई चीज 1000 पे मान लीजिए 51 है, तो 100 पे जानते हो कितनी हो जाएगी, 5.1 हो जाएगी। 10 पे कितनी हो जाएगी 0.51 हो जाएगी। 1 पे कितनी हो जाएगी 0.051 हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अरे हाँ है ना। देखो फिर से समझो मेरी बात को, मैं कहूँ 1000 पे कोई चीज 51 है तो 100 पे बताओ, 100 का मतलब परसेंटेज बताओ, तो आप ये तो कहोगे 51 वैल्यू है 1000 पे तो 100 पे कितनी, 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो उत्तर 5.1 है, ये तो कहते हो। तो मैं कह रहा हूँ 500 पे कोई चीज 19 है तो परसेंटेज बताओ कितना है, तो आप 19 बटे 500 गुना 100 करो, ये समझदारी नहीं है। आप मन में ही क्या करो, 500 की जगह सीधा 1000 ले लो तो 19 दूनी 38, तो सोचो 1000 पे कोई चीज 38 है तो 100 पे कितनी होगी, 3.8, आंसर आ गया 3.8%। हाँ है ना, ऐसे दिमाग दौड़ाया करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू सीखेंगे। सॉरी अब आइए सवाल में। देखो यार ऑप्शन पे भी नजर मैंने साथ साथ मार ली, 5 11 5 11 है तो यानी 20.1 पे जाने की जरूरत नहीं, 20% ही लेके देख लेंगे, वही बहुत है, इतना बड़ा फर्क नहीं है, ऑप्शन दूर दूर है। कहता है एक आदमी 65% खर्च करता है अपनी इनकम का, तो भाई मान लो एक आदमी की इनकम पता है ना, रेशियो निकालना होता है 65, अगर खर्चा तो बचत कितना बढ़ना होगा भैया 65, और 35 बचत आ रही होगी तो 5 13 65, 5 7 35, तो इनकम हुई होगी 20, इनकम को मान लो 200, इसे 130 इसे 70, कोई बुराई समझने में नहीं। अब कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 20% बढ़ गई तो 200 का 20% इनकम 40 बढ़ गई, खर्चा 25% बढ़ गया, तो 130 का 25% मत निकालो। आप ये बताओ कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/4, तो 120 का 1/4 तो 30 समझ में आता है, किसी भाई को दिक्कत है नहीं, 30 तो समझ में आता है ना। अब बचा था 10, 10 का 1/4 निकालोगे यानी 2.5 यानी लगभग 32.5, हाँ है ना। तो 40 इनकम बढ़ी 32.5 खर्चा बढ़ा, तो यानी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ गई, तो आप कहेंगे 7.5, तो यानी 7.5 ज्यादा बचत हो गई। तो 70 पे 7.5 क्यों निकाल लो, 70 पे 7 निकाल लो ना, ऑप्शन लगभग में देख लो, तो 7 70 पे इंक्रीज हो यानी 10% इंक्रीज है, तो यानी 11% वाला मेरा आंसर हो गया। फिर से समझाता हूं, ध्यान देना। एक आदमी की इनकम, ये तो मैं करा भी चुका हूं, अगर आप 6.5 से 8 वाले बैच के हैं या जिस भी बैच में परसेंटेज मैंने पढ़ाया होगा तो ये बात मैंने बता भी रखी है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। सवाल में कह रहा है 65% खर्च कर रहा है तो बचत 35 होगी, रेशियो निकालोगे 5 7 35, 5 13 65, तो 13 और 7 इनकम 20 रही होगी। आप ये भी लेके चलो तब भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, अगर 20 से भी सोल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपसे 200 मान लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो 200 का कह रहा है इनकम 20% बढ़ गई तो यानी लगभग 40 बढ़ गई। अब कह रहा है कि खर्चा 25% बढ़ गया, अगर खर्चा 25% बढ़ गया तो आप सिर्फ इतना बताओ कि 100 125% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 25% की फ्रैक्शन, या कुछ नहीं पता बिल्कुल सारे गवार हैं, तो बताओ 100 होता तो 100 का 25% कितना होता, 25, और 30 का 25% कितना होगा 7.5, 25 से 75, तो 7.5 जोड़ोगे हराम करो तो 32.5 नहीं आ जाएगा, आसान सी तो बात है। तो 40 से 32.5 हो गया, इनकम 40 बढ़ी, खर्चा 32.5 ही बढ़ा, तो बाकी जो बढ़ी वो क्या हुई, बचत ही तो इंक्रीज हुई, कितनी बचत इंक्रीज हुई 7.5, तो 7.5 का इंक्रीज 70 पे तो 100 पे कितना। अब मुझे देखना है कि किस मूर्ख ने ऑप्शन बिल्कुल नजदीक टेक है, ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, तो मन में देखो यार 7 होता तो 7.5 की जगह 7 से काटते 10 आता, यानी उत्तर आ जाता मेरा 10%, अगर 7.5 की जगह 7 लेता तो उत्तर आ जाता 10%, उत्तर 10 से बड़ा होगा, 10 से बड़ा क्यों लेके उत्तर 11, तो इंक्रीज 11%। ठीक है आइए जी। आइए दोस्तों, सॉरी, कह रहा है इन ए क्लास 83:1/3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज। कहता है कक्षा का 83 सही 1/3%, सारा फिल फ्रैक्शन का। आपको याद होगा 1/6 रहता था, 16 सही 2/3%, परसेंटेज पढ़ा तो कितनी बार प्रैक्टिस कराई होगी 5/6 की, 83 सही 1/3%, 100 में से 16 घटाओगे 16 से 2/3 तो यही आएगा, 83 सही 1/3 यानी 5/6 इसकी फ्रैक्शन बनती है, हाँ है ना। यानी मेरे बच्चों इसकी जो फ्रैक्शन बनती है 5/6 बनती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आपको बात पता होगी। ठीक है अच्छा अब एक ही लैंग्वेज में कर देता हूँ इसको। हाँ सॉरी, तो सवाल में कह रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 से 1/3% है, तो 5/6 बना, मैंने टोटल बच्चे अगर 6 हैं तो लड़कियां हैं 5, लड़कियां हैं 5, तो बाबू लड़कियां 5 हैं तो लड़के कितने हैं 1, 6 में से 5 लड़कियां तो बाकी लड़का बचा। यदि इस कक्षा में 60% लड़के 60% लड़के, अब परसेंटेज निकालना है इसका, तो आप चाहो तो इसे 100 लगा लो, आसान हो जाएगा। 60% लड़के 60 बने और 80% लड़कियां उपस्थित है, तो अनुपस्थित पूछा है, तो अगर बेटा 60% प्रेजेंट है तो ऑप्शन कितने हैं, तो आप कहेंगे 60% प्रेजेंट है तो ऑप्शन 40% यानी 40 आया, और इसका 80% प्रेजेंट है तो ऑप्शन कितने में 20% तो 500 का 20%, यानी 140, तो टोटल 140 बच्चे मतलब क्या है अपीयर नहीं हुए क्लास में, और कह रहा जी बताइए कितना परसेंट है। अब इस बात पे आ जाइए, अगर यहाँ काम करेंगे इस तरीके से तब तो फिर बात बन गई भाई, फिर तो काम नहीं होने का ऐसे, पर एक बार फिर भी आप समझो, फिर आगे बताता हूँ इस बात। सॉरी 500 नहीं 600 600 600 टोटल बच्चे 600 थे, सॉरी 500 600, सॉरी 600 600। अब देखिए यार 500 600 बच्चे थे टोटल। अब कह रहा जी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करने लग रहा है। आप भाग भी दे सकते हैं सीधा, चाहे तो 6 दूनी 12 बचा 2 6 3 18, तो 23 सही यही आंसर आने लग रहा है, मेरा आंसर आने लगा, यानी सीधा सी पे चले गया, 23 सही 1/3। देखो यार इन्हीं क्वेश्चन को अगर मिश्रण से करना होता तो कैसे करते हैं। हमें पता है कि भाई लड़के और लड़कियों, लड़का एक है तो लड़कियां हैं 5, हाँ है ना। कह रहा जी यदि 60% लड़के प्रेजेंट है तो 40% एब्सेंट होंगे, 80% लड़कियां प्रेजेंट है तो 20% एब्सेंट होंगी, तो बताना कि टोटल कितने बच्चे एब्सेंट है, ये हमारा सवाल है। तो यार मिश्रण में निकालना ये चीज कैसे करते थे, इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे, 40 20 का डिफरेंस, 20 20 को 1 अनुपात 5 में बांटेंगे तो ये हिस्सा होगा 20 गुना में 1/6, सॉरी 1/6 तो ये आएगा 3 सही 2/3,
हाँ है ना। तो इसमें 3 सही 2 बटे 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 23 सही 2 बटे 3। अरे 23 सही 2 बटे 3 उत्तर आएगा। अरे सॉरी 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 भाग गया, यहाँ पे गलती कर दी मैंने भी। सॉरी ठीक है, देखो 6 से भाग देंगे 6 3 18, 2 बटे 6 आएगा, 2 बटे 6 को सोल्व करोगे तो 1 बटे 3 ही बनना। तो 3 से 1 बटे 3 तो 23 से 1 बटे 3 आ जाएगा। तो अगर मिक्सचर की समझ है तो मिश्रण से भी हम सवाल को तुरंत सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे पढ़िए जी। पढ़ो ये सवाल। देखो यार बच्चों ध्यान दो, अब चाहें तो सवाल को रेशियो से कर सकते हैं, ए बी सी डी। कह रहा है ए इज 25% मोर देन बी, ए बी से 25% ज्यादा है। तो ए बी से 25% ज्यादा है यानी ये 4 है, तो ये कितना है 5। और कह रहा है बी इज 40% लेस देन सी, बी सी से 40% कम है, 40% 2 पे 5 यानी 5 है, तो ये बाबू है 3। और कह रहा है सी इज 30% मोर देन डी, सी डी से 30% ज्यादा है यानी 10 है, तो ये आएगा 13। यही बात है भाई। अब रेशियो निकालना आपको आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसके नीचे 3 लिखते हैं, ये 13 एज लिखते हैं, ऐसे यहाँ 5 और यहाँ 4, ये तो करेंगे भाई। तो देखो यार 5 3 15 गुना 13 195 आया, और 5 20 गुना 10 200 आया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 195 है, तो डी की वैल्यू 200, बीच वाले की वैल्यू 16 मत करिए, सिर्फ ए और डी को निकालिए। अब पूछा क्या, पूछा ये कि ए डी से कितना कम है, तो ए डी से कितना कम है भाई, तो आप कहेंगे 5। तो 5 कम है किस पे, 200 पे। तो 200 पे कोई चीज 5 है तो 100 पे कितनी होगी भाई, तो इसका मतलब 2.5% कम। कितना कम है भाई, 2.5%। जिन भाइयों को रेशियो निकालने की समझ नहीं है वो एक बार समझ ले, दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ तक की बात आ गई थी समझ में। अब हमें क्या करना था, इधर खाली जगह थी ऐसे ही भर देते हैं, यहाँ 5 है तो 5, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 13 है तो 13 13। लेकिन पेपर में हमें ये भी देखना कि हमें कितना जरूरी है काम करना, उतना ही काम करें। अब इन्हें गुना करें तो 5 3 15 गुना 13 195 है। अब सच मायने में मुझे इसकी गुना करके लिखने की जरूरत नहीं है, ना इधर की जरूरत है ना इधर की, सिर्फ यहाँ की जरूरत है, क्योंकि ए और डी में पूछा है। तो 5 20 9 200। अब मुझे देखना है कि ए डी से कितना कम है, तो आप कहेंगे जी 195 200 तो 5 कम है। तो 5 कम है 200 पे, तो 100 पे कितना, सोल्व करोगे 2.5। या मेरे मन में सीधा आना था कि 200 पे कोई चीज 5 है तो 100 पे कोई चीज उसकी आधी हो जाएगी, 2.5। समझ रहे हैं ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। हम चाहते हैं तो इसे सक्सेसिव वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको समझ आती हो। जैसे ए 25% ज्यादा है तो बी 4 होगा, तो ए 5 होगा। बी 40% कम है किसे, सी से, तो सी 5 है तो ये 2 कम यानी 3 होगा। और सी 30% ज्यादा है यानी 10 होगा, तो ये 13 होगा। तो अब सोल्व होगी, ये वाली वैल्यू ए को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली वैल्यू डायरेक्ट डी को रिप्रेजेंट करेगी, अगर आपको ये बात आती है तो। हाँ है ना। तो 5 से 5 कट जाता है, 13 3 39 10 चौक 40। तो ए डी से कितना कम है, एक की कमी 40 पे, तो 1/40 लिखवाया आपको परसेंटेज में, तो 1/40 होता है 2.5%। सीधा यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। पक्का, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। तो ये आपने जितना जितना समझा हुआ उतना यहाँ पे अप्लाई करेंगे। परसेंटेज जैसा चैप्टर इतना आसान है कि इसमें मैं कहीं से भी चला जाऊँ, मैक्सिमम 10 सेकंड से ऊपर का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है ना, अनुज भाई सीधा काट लिया, आपको जैसा ठीक लगे आप काट लीजिए। ठीक है, तो जैसे आपको उचित लगे वैसे क्वेश्चन को सोल्व करिए। पढ़ो जी। देखो सवाल में क्या करा, कहता किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से कितना ज्यादा होगा, आप कहेंगे 40% ज्यादा होगा सर, और एक्चुअल में कितना ज्यादा है 120। वो सारा सवाल तो 20 पे डिपेंड है। कह रहा किसी नंबर का 60% उसी नंबर के 20% से कितना ज्यादा होगा 40%, और कह रहा 120 ज्यादा, तो 40% 120 तो 1% की वैल्यू 3। ध्यान रखना 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 3। अब कह रहा है कि इसी संख्या का 28% और इसी संख्या कितने परसेंट से कितना कम होगा, तो 28% इससे कितना कम है, 30 से 2 कम होगी, 30 से 3 ज्यादा, 3 और 2 5 से 1/3, 5 से 1/3% ज्यादा। अब 1% की वैल्यू 3 तो 5% की 15 और 1/3 की 1, 15 और 1 16 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 16 सी। ठीक है आइए। देखिए यार जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे इनकम एक्सपेंडिचर का सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग तो है नहीं सवाल में। सवाल में कह रहा है कि राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 12%। 80% आप चाहें तो 100 लेके चल रहे हैं कि इनकम 100 है तो खर्चा उसका 80 है, तो भैया बचत कितनी हो गई 20। ये बचत हो गई इनकम और ये खर्चा हो गया। हाँ है ना। अब सवाल में कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 12% इंक्रीज हो जाए तो 12 बढ़ गई, बचत उसकी 10% घट जाए तो बचत में 2 की कमी हो गई। तो कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, तो बताओ भाई इसके खर्चे में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, खर्चे में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर बिल्कुल टक्कर है तो ध्यान दें इनकम 112 हो गई और सॉरी खर्चे में कमी थी 2 की कमी, 10% था ना, हाँ तो 18 हो गया। तो आप बताओ 112 में 18 बचा ले रहा है तो खर्चा कितना कर रहा होगा, तो आप कहेंगे 94। अगर 94 खर्चा कर रहा है तो पहले कितना खर्चा कर रहा था भाई 80, अब कर रहा है 94, तो खर्चे में कितने की बढ़त 14 की, तो 14 की बढ़त 80 पे तो 100 पे कितनी, 1/40 2.5% होता है, तो 7/40 करेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 17, तो आंसर आ जाएगा 17.5%। क्लियर, ये चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप ऐसे ही समझ गए थे। 12 तो इनकम बढ़ गई और 2 रुपए खर्चा ना बचत और घट गई, हाँ है ना। तो इसका मतलब उसका जो खर्चा हुआ होगा वो 2 और फालतू, तो 12 तो 14 रुपए बढ़ा हुआ खर्चा। तो यहाँ से भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आज इतना रखते हैं, बाकी कल आगे मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक की चीजें चल रही है और परसेंटेज जैसे चैप्टर में बहुत ज्यादा तंत्र भी नहीं है, ऑप्शन से कैलकुलेशन शॉर्टकट से कुछ गुजारने में। ठीक है जी, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे और कल इससे आगे के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे कि किस तरीके से इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई।